और मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। रुचिका अग्रवाल, प्रवक्ता बीजेपी पार्टी, हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। अब्बास हैदर, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश कुरैशी, नेता AIMIM को भी हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नवीन शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं प्रेम जी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। मोदी जी कह रहे हैं कि भाई हमने इनकी अपीजमेंट पॉलिटिक्स पर हमला बोला, इसकी आलोचना की, तो सब के सब मुझे गाली देने लग गए, पानी पी पी कर मुझे गाली दे रहे हैं। तो क्या वाकई ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स जिसका खुलासा पीएम कर रहे हैं, क्या चुनाव अब पीक पर है इसलिए सभी पार्टियां हिंदू मुस्लिम के ट्रैक पर जा रही हैं? क्या लगता है आपको प्रेम कुमार जी? देखिए, अगर अपीजमेंट पॉलिटिक्स विपक्ष कर रहा है तो इससे तो विपक्ष को जीतना नहीं चाहिए, क्योंकि विपक्ष तो अपीजमेंट पॉलिटिक्स मुसलमानों के लिए कर रहा है। अब मुस्लिम की आबादी आप जानते हैं 15% 14% है, तो 400 सीटें बीजेपी कह रही कि आ रही हैं, तो उनके लिए तो बहुत आसान है। इसका मतलब है कि ये बात नहीं है, क्योंकि उनको जब 400 सीटें आ रही हैं और विपक्ष मुस्लिम अपीजमेंट कर रहा है, तो उनको कुछ नहीं करना चाहिए, आराम से जीतना चाहिए। दरअसल वो बहुसंख्यक अपीजमेंट में लगे हुए हैं कि अल्पसंख्यक अपीजमेंट का दोष विपक्ष पर लगाओ ताकि हम उस नाम पर बहुसंख्यक का अपीजमेंट कर सकें। पहले चुनाव से पहले क्या 18 साल पुराना मनमोहन सिंह का बयान याद नहीं आया था? 10 दिन बाद कांग्रेस का मैनिफेस्टो में उनको कमी दिखाई दी। पहले चरण का चुनाव जब लगा कि हम उल्टा हो रहा है, तब उनको कांग्रेस का मैनिफेस्टो में नजर आया कि ये रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो शब्द लिखा भी हुआ नहीं है उसमें। तो इन बातों को समझना पड़ेगा, राजनीति कहां जा रही है। चुनाव आयोग चुपचाप क्यों देख रहा है? क्यों नहीं हेट स्पीच को हेट स्पीच समझ रहा है? क्यों वो मुसलमान का मतलब घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला ये बयान वो चुनाव आयोग चुपचाप सुन रहा है? क्यों 3 दिन हो गए अभी तक कोई एक्शन नहीं है? तो क्या निरंकुश इसी तरीके से कोई कुछ भी बोलेगा? और ये देखने की बात है, चिंता की बात है, और सब पर कोई भी अगर गलत बोलता है तो उसको रोकने की बात है। तो चूंकि प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, तो हमारा ध्यान सबसे पहले उनके बयान पे जाता है। आप आज अभी हनुमान जी के बारे में बोल रहे हैं। हनुमान जी के बारे में कर्नाटक चुनाव में भी उन्होंने कहा था, बजरंग दलियों को बजरंग बली बना दिया था उन्होंने। तो हनुमान जी ने जवाब दिया ना, अगर आध्यात्मिक रूप से ही सोचे तो क्या भगवान क्या गलत नहीं देखते? क्या गलत करेंगे तो भगवान आपका साथ नहीं देंगे? सीधी सी बात है। अगर आप श्री राम के नाम पर वोट मांगेंगे तो श्री राम को पता नहीं है कि मेरा पॉलिटिकल दुरुपयोग हो रहा है। नहीं, लेकिन कुछ एक फैसले हैं प्रेम कुमार जी जिसको लेकर सवाल उठते हैं। अब टाइमिंग को लेकर आप जो कह लीजिए कि भाई चुनाव चल रहे हैं इस वक्त, ऐसी चर्चा की, अब चर्चा निकली है तो भाई चलेगी। अब देखिए, जैसे आंध्र प्रदेश का मामला है, 4 बार मुस्लिम आरक्षण की कोशिश हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट से भी ये मामला खारिज हुआ। आप कर्नाटक ले लीजिए, कर्नाटक में 4% मुस्लिम कोटा का आरक्षण दिया गया था, हालांकि बीजेपी ने 2023 में से खत्म कर दिया था, और 2% वोकालिगा और लिंगायत समुदाय को दे दिया था। इसके पहले वादा ये किया गया इस बार कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस जब जीती है कि हम फिर से वो बहाल करेंगे। तो इस तरह के फैसले जब आते हैं तो फिर सवाल उठने लाजमी है, स्वाभाविक है। प्रेम कुमार जी, देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर ये बातें उठती रहेंगी और इसका संविधान के हिसाब से अदालत इस पर फैसला लेती रहेंगी, और राजनीतिक दल भी। क्योंकि ये प्रश्न तो लॉजिकल रहेगा ही ना कि हम आज दलित हैं और हिंदू हैं तो हमको मिलेगा आरक्षण का लाभ, और कल को हम धर्म बदलते मेरा लाभ खत्म हो जाएगा। तो इस पर तो लॉजिक दोनों तरफ से है ही कि हम धर्म बदलने से मेरा दलित होने का लाभ क्यों खत्म हो जाएगा, ये प्रश्न है। लेकिन ये प्रश्न आज बात करने का नहीं है। आज क्यों बात किया जा रहा है? इतने समय जब हो रहा था उस समय तो बात नहीं कर रहे। संविधान भाई न्यायालय के थ्रू इस पर बात कीजिए, उस पर बात हो भी रही है। तो ये चुनाव में किसी को मुस्लिम परस्त बताना, ये बात तो फिर कहीं दूर तक जाती है ना जी। मतलब जानबूझ के मुस्लिम परस्त बताया जा रहा है जिससे कि वोट का फायदा हो सके। मैं सौरभ दुबे जी के पास जा रहा हूं, चूंकि बीजेपी से ऑफिशियल प्रवक्ता अभी तक हमारे साथ जुड़े नहीं। नवीन जी, इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। सौरभ दुबे जी, क्यों है ऐसा? नहीं, इसमें क्या बुराई क्या है? मैं कह रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री जी इस देश के जो है विकास की बात करते हैं तो इस देश के एक समाज के लिए अच्छी बात करते हैं, और कुछ कमियां अगर हमारे समाज के अंदर है,
अगर उसको उन कमियों को उठाने का प्रयास करते हैं, उन मुद्दों को, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, मुझे क्या लगता है कि अगर हनुमान चालीसा की बात कही गई इस देश के अंदर, तो ये तो सत्य घटना है, ये कोई ऐसी बना करके इसको जो है फेक न्यूज तो नहीं बताया गया ना। नहीं, सवाल तो ये नहीं, original सवाल घटना ये जो प्रेम कुमार जी ने पूछा, सौरभ जी, वो ये पूछा कि आप लोग कह रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण हो रहा है। प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि आप बहुसंख्यक तुष्टीकरण कर रहे हैं। देखिए, प्रेम कुमार जी, माननीय प्रेम कुमार जी जैसे तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग जो सेकुलर कहलाना अपने आप को पसंद करते हैं ज्यादा, उन्हीं के कारण से तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई इस देश के अंदर, जो हिंदुओं को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उनको अपने ही देश में बहुसंख्यक होने के बाद भी अपने अधिकार से वो वंचित रहे। क्या यह सत्य नहीं है? क्या यह सत्य नहीं है कि अपने ही देश के अंदर राम मंदिर के लिए इतने वर्षों तक एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद बहुसंख्यक जो है बिना किसी हिंसा, बिना किसी शांतिपूर्वक अपने मंदिर के जो निर्णय को स्वीकार करते हुए वहां पर आज अपना भव्य मंदिर निर्माण किया। और उसी मंदिर को जो है, जहां पर बाबरी में लोग जाने को तैयार रहते हैं और मंदिर के निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, तो क्या वहां पर जो है ऐसी बातें करना कितना जायज है कि आप जो है बहुसंख्यक होकर के इस देश के अंदर अपनी बात नहीं रख सकते? ये तो गजब की बात हो जाएगी। यही मैं इसी की बात कर रहा हूं, ये बहुसंख्यक तुष्टीकरण नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। बहुसंख्यक तुष्टीकरण कैसे है? बहुसंख्यक तुष्टीकरण, देखिए, क्या यहाँ पर बहुसंख्यक तुष्टीकरण की बात तो तब होती जब अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार से किसी तरह से वंचित रखा जाता। इस देश में प्रधानमंत्री लाल किले से जब भाषण देते हैं तो 140 करोड़ देश की जनता को संबोधित करते हैं। इस देश को जितनी भी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा दी जाती है, तो वो 140 करोड़ देशवासियों को दी जाती है। जब उसके अंदर हिंदू और बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक नहीं देखा जाता, तो प्रेम कुमार जी उनके भाषणों के बाद जो है रैलियों में वो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक निकालने वाले कौन होते हैं? नवीन जी, हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है? योजनाएं तो सबके लिए आती हैं, पूरे देश के हर एक नागरिक के लिए आती हैं, है ना नवीन जी? अब सवाल यह है कि अब जिसको इस चश्मे से देखना है उसको इसी चश्मे से देखा जाएगा। अब अगर प्रधानमंत्री की किसी योजना की बात की जाए, केंद्र सरकार की किसी योजना की बात की जाए, तो वो तो सभी देश के हर देशवासी पर लागू होगी, 140 करोड़ भारतीय पर लागू होगी। फिर इसमें हिंदू मुसलमान। बहुत बहुत नमस्कार। और आई थिंक मेरा नाम गलत प्रिंट कर दिया गया है, निवान शर्मा है मेरा नाम। और देखिए, जहां तक आपका सवाल है, बहुत शॉकिंग है जिस तरह से आज 10 साल सत्ता में रहने के बाद विश्व गुरु प्रधानमंत्री जी जो हैं, जब इलेक्शंस में जा रहे हैं और अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उनके पास एक बात नहीं है बताने के लिए। आप देखिए कितना शॉकिंग है। जिनको जिनको दिन रात इतना प्रचार मिल रहा है, इतना रिसोर्सेज मिल रहे हैं, इतना कुछ तंत्र है उनके पास, दिन रात मीडिया में जो चाहे वो चलवा सकते हैं। देखिए, कुछ नहीं है चलवाने के लिए, शून्य काम है गिनवाने के लिए। और आज हमारा चुनाव इन बातों पे लड़ने की कोशिश की जा रही है। रिजेक्ट कर दिया जनता ने सर, जितनी कोशिश कर ली इन्होंने। आप ग्राउंड पे पूछ लीजिए जनता से कि क्या ये मुद्दा उनके लिए है। आज जनता इस मुद्दे पे बात करने को तैयार नहीं है, जिसपे ये दिन रात रट्टा लगा रहे हैं। बात नहीं कर रही जनता इस मुद्दे पे। जनता के लिए क्या मुद्दा है? किसान आज नॉर्थ इंडिया में बैठे हैं सर, और रेलवेज नहीं चल रही हैं, ट्रेनें रद्द हैं। किसान कितने दिनों से बैठे हैं, 700 किसानों की शहादत हो गई सर। ये मुद्दे हैं। आज पूरे देश का किसान इतना ज्यादा गुस्से में है कि किसान के ऊपर इस सरकार ने एनएसए लगाई है। आपने कभी सुना था कि एक किसान के ऊपर एनएसए लगाई जाएगी? एक किसान की प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी, किसान के बैंक अकाउंट सील किए जाएंगे, किसान के ऊपर गोली चलाई जाएगी? ये मुद्दे हैं। आज देश के करोड़ों किसान वेट कर रहे हैं कि कब उनको मौका मिलेगा वो बटन दबाने का इस सरकार के खिलाफ। आज आयुष्मान भारत की ये लोग बात करते थे, अब पर बंद कर दिया इन्होंने। क्यों बंद कर दिया? कि आप किसी हॉस्पिटल से पूछ लीजिए, आयुष्मान भारत जो इनका कार्ड है वो एक्सेप्ट किया जाता है कि नहीं किया जाता। डॉक्टर्स आयुष्मान कार्ड लेने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि सरकार से पैसा नहीं आता। एमएसएमईज बंद हो गई सर, 30,000 से ज्यादा एमएसएमईज बंद हो गई है क्योंकि सरकार ने वादा किया था हम सीड मनी देंगे। 1 रुपया नहीं दिया इन लोगों ने आज तक। नहीं, लेकिन निवान जी बात कर लीजिए। निवान जी, ये मुद्दे विपक्ष लेके चुनावी मैदान में है, लेकिन क्या ये जो मुसलमानों को अतिरिक्त आरक्षण की बात बार बार कांग्रेस पार्टी करती है, आप लोग इसके फेवर में हैं? क्या आप लोग इसके समर्थन में हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? धार्मिक आधारित, क्या धर्म आधारित रिजर्वेशन होने चाहिए? जनता सुनना ही नहीं चाहती।
ये बातें जनता सुनने को तैयार नहीं है। आज जनता चैनल बदल लेती है जिस चैनल पे ये बातें होती हैं। जनता सुनना चाहती है कि जो आज युवा हमारा चैनल देखा जाता है, इसके लिए निवान जी आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन आप बताइए कि आप इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के साथ है। आप जो युवा सर, जो युवा आज डिग्री लेके खड़ा है, जो युवा ये देख रहा है कि हमें तो एक नौकरी देने के लिए नहीं है, और सर उसी नौकरी की तो, उसी रोजगार की तो बात हो रही है। आरक्षण से और क्या मिलेगा? आरक्षण से और क्या मिलेगा? बात हो रही है तरजीह देने की। बीजेपी कह रही है कांग्रेस मुसलमानों को तरजीह दे रही है, कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा आरक्षण मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा नौकरियों में तरजीह दी जाए, ज्यादा से ज्यादा दूसरी जगहों पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिले, ताकि जो मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग जो है, जो पिछड़ा हुआ, वो आगे आ जाए। सत्ता में बीजेपी है सर, कांग्रेस नहीं है। मैं तो स्टेट वाइज बात कर रहा था। मैं आज जो बात प्रधानमंत्री ने कही कर्नाटक को लेकर कही, कर्नाटक में 4% का कोटा दोबारा बहाल करने की बात की गई है, आंध्र प्रदेश में भी, और मैनिफेस्टो में भी इस तरह की बातों का जिक्र है। देखिए, जो व्यक्ति इनके सामने आवाज उठाता था, जो व्यक्ति इनको एक्सपोज करता था, इनके इन सभी मुद्दों को धराशायी कर देता था, उस व्यक्ति को उठा के जेल में डाल दिया। आज वही कर रहे हैं जो ये चाहते हैं। आज 10 साल सरकार में रहने के बाद इनके पास क्या मुद्दे हैं? ये मुद्दे हैं इनके पास। इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा स्कैम देश का, जिसने नकाब। बड़ी बात आप कह रहे हैं निवान जी कि 10 साल सरकार में रहने के बाद क्या आपके पास यही मुद्दे बचे हैं? मेरे साथ इस वक्त रुचिका अग्रवाल प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले मैं अब्बास हैदर जी आपके पास जाना चाहूंगा, क्योंकि आप पहले से जुड़े हुए हैं। रुचिका जी अभी तुरंत जुड़ी हैं। रुचिका जी, आपके लिए सवाल मैं अभी से मेंशन कर देता हूं, जो सवाल यहां पूछे गए हैं विपक्ष की तरफ से कि 10 साल काम करने के बाद आप लोगों के पास मुद्दे नहीं है, तो आप लोगों को आखिरकार उसी बैटल ग्राउंड में आना पड़ा है जहां पर आपकी स्ट्राइक रेट अच्छी रही है। मैं इस पर आपसे जवाब लूं, लेकिन अब्बास हैदर जी का जवाब लेना चाहूंगा। कौन अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहा है इस देश में अब्बास जी? कांग्रेस कर रही है, बीजेपी कर रही है, AIMIM कर रही है, विपक्षी पार्टियों का गठबंधन कर रहा है, NDA कर रहा है, कौन कर रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल में इन्होंने देश को पीछे की ओर ढकेलने का काम किया है। आज प्रधानमंत्री जी जब मंगल सूत्र की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी को देश की जनता को ये भी बताना चाहिए कि आज जो हमारे देश का घरेलू कर्ज है वो इतिहास में सबसे ज़्यादा है, वो हमारे देश की GDP का 40% है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार ने हमारी माताओं बहनों के मंगल सूत्र सेठ साहूकारों के यहाँ बैंकों में पहुँचवाने का काम किया है। आज हमारे देश का जो विदेशी कर्ज है वो सबसे ऊपर है, इतिहास में सबसे ज़्यादा है, 52,70,000 करोड़ रुपए, ये हमारे देश का विदेशी कर्ज है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आने का तो काम किया, लेकिन इसके बावजूद देश की जनता को लगातार इन्होंने अथल मुद्दों से भटकाने का और बहकाने का काम किया है। आज प्रधानमंत्री जी अपनी हार को स्वीकार चुके हैं, इसलिए उनके मुख से इस प्रकार के भाषण आ रहे हैं, इस प्रकार की वाणी आ रही है जो घोर आपत्तिजनक भी है, अपमानजनक भी है, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और साथ ही साथ वो फैक्ट्स भी नहीं हैं, वो तथ्यविहीन चीजें बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। ये हेट स्पीच है। चुनाव आयोग तक ये बात गई है, वो वीडियोस भी मंगाए गए हैं जिसमें प्रधानमंत्री ने बातें कही हैं। अब चुनाव आयोग इस पर क्या संज्ञान लेता है, क्या चुनाव आयोग कहता है, वो देखने वाली चीज होगी। लेकिन आप लोग कह रहे हैं, जितने भी, जैसे अभी प्रवक्ताओं से मेरी बातचीत हुई, अब्बास जी बड़े धैर्य से इसको सुनिएगा, सब कह रहे हैं कि भाई मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। अगर देश के संसाधन में 4% रिजर्वेशन की बात हो रही है, जो परसेंटेज है वो तो 100 है, अब उसमें से 4% रिजर्वेशन किसी कास्ट बेस पर, किसी धर्म विशेष को लेकर बातचीत हो रही है, तो मुझे लगता है कि यह भी देश के लिए एक बड़ा मुद्दा है। और बड़ा मुद्दा इसलिए आज से है कि भाई वो 4% तो मिस हो गया ना, जो जनरल कास्ट से है या फिर जो उसको बिलोंग नहीं करते हैं उस कास्ट को, वो क्या करेंगे? 4% तो उसी के कोटे से कटेगा, कोई बाहर से 100% का 104% तो नहीं हो जाएगा। अगर 4% कोटे का मामला है या फिर अलग से रिजर्वेशन का मामला है, तो यह भी मुझे लगता है एक मुद्दा है। अब्बास जी,
देखिए, आपने संसाधन की बात करी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया। देखिए, जहां तक संसाधनों का सवाल है, मुझे लगता है ये एक और भ्रामक बयान 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी की ओर से आया, जबकि हमारे देश के संसाधन प्रधानमंत्री जी ने किसको दिए हैं? 22, 24, 25 उद्योगपति मित्रों को, इससे ज्यादा किसको दिए हैं? हम आमतौर से ये होता था, जो देश की संपदाएं होती थी, उन संपदाओं को उद्योगपतियों से बनवाया जाता था और वो पीपीपी मॉडल पे उसे बनाते थे, उसके बाद वो देश को पास आ जाते थे वापिस 20-25 सालों के बाद। अब उल्टा हो रहा है, जो देश की बनी बनाए संपदाएं हैं वो उद्योगपतियों को दी जा रही हैं। जयपुर एयरपोर्ट पे 400 करोड़ न जाने कितने करोड़ सरकार ने लगा दिए, उसके बाद एक बहुत बड़े उद्योगपति को दे दिया गया। इस प्रकार की हो रही, तो देश की संपदाएं बेचने का, देश की संपदाओं का बंटाधार करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ठीक है, अब दूसरा दो महत्वपूर्ण सवाल हो गया बाजी, जो अभी आरक्षण पे मैं आपको एक और चीज क्लैरिफाई कर देता हूं। आपने महत्वपूर्ण सवाल किया, आरक्षण पे जो स्लैब था, जो अपर कैपिंग थी, जो अभी घोषणाबद्ध कुछ पार्टियों के आए, इंडिया गठबंधन के, उन्होंने कहा है कि हम इसको हटाने का काम करेंगे, आरक्षण पे अपर जो स्लैब है वो नहीं रहेगी, तो किसी के हिस्से की आरक्षण का नहीं होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो आरक्षण के विरोध में है। जो आप देखिए कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में देश में जो 7,000 पद आरक्षित हैं, उनमें से 3,000 पद खाली पड़े हुए हैं। अगर आप ओबीसी के लिए ग्रुप ए के 60% पद, ग्रुप बी के 74% पद, ग्रुप सी के 64% ये खाली पड़े, ये उन ओबीसी लोगों के लिए है जिनकी आमदनी 8 लाख प्रति वर्ष से कम है। तो आपने ओबीसी, दलितों, वंचितों, शोषितों को ठगने का काम ठीक किया है। मैं रुचिका अग्रवाल जी के पास जा रहा हूं आपके सवालों को लेकर, उसके बाद मैं दानिश कुरैशी जी आपके पास आऊंगा। रुचिका अग्रवाल जी, दो महत्वपूर्ण सवाल निकल कर आए। पहला तो ये कि जो देश के संसाधन हैं वो कुछ सीमित लोगों के लिए तय कर दिए गए हैं, जो कि कांग्रेस के न्याय पत्र में भी लिखा हुआ मिला कि भाई हम जो आर्थिक सर्वे वो करवाएंगे, संपत्ति का ब्यौरा, संपत्ति की डिटेल निकलवाएंगे। दूसरी बात ये कि मुद्दे नहीं है, तो अब जब 10 साल काम करने के बाद मुद्दे नहीं, तो जनता के बीच जाकर आपको इस तरह की बयानबाजी करनी पड़ रही है। रुचिका जी, नमस्कार, मेरी सबको राम राम। दिलीप जी, सबसे पहले आपको और सारी जनता को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मैं अभी थोड़ा जितना नेटवर्क की वजह से कुछ शुरुआत में सुन नहीं पाई, लेकिन जितना मैंने सुना उसमें मुझे ये समझ में आया कि सबको ये लगता है कि भाजपा ने कोई काम नहीं किया। क्या भाजपा ने घर घर नल नहीं पहुंचाया? नल के द्वारा जल नहीं पहुंचाया? करोड़ों बाथरूम नहीं बने, टॉयलेट नहीं बने? हमारी महिलाओं को, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को इस शर्मिंदगी का, रुचिका अग्रवाल जी, दानिश कुरैशी जी को स्क्रीन पर लाइए। जी रुचिका जी, बोलिए। सदियों से एक शर्मिंदगी का एहसास करना पड़ता था, उन्हें खुले में शौच में जाना पड़ता था। करोड़ों बाथ टॉयलेट जो बने हैं वो भाजपा सरकार ने बनाए हैं। जब पहली बार लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था ना कि यहाँ पर सफाई की परेशानी, और मैं अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए, अपनी बेटियों के लिए शौच बनवाऊंगा, टॉयलेट बनवाऊंगा, तो बहुत मजाक उड़ाया गया था। आज उसी इस कदम की सराहना होती है। क्या इन्हें ये डेवलपमेंट नजर नहीं आता? इन्हें ये नजर नहीं आता कि उज्ज्वला योजना के थ्रू हर घर में गैस पहुंच रही है? इन्हें ये नजर नहीं आता कि पढ़ाई की बात हो रही है, जनधन योजना की बात होती है? इन्हें नजर नहीं आता कि कितनी लखपत की दीदी बन गई है? इन्हें ये नजर नहीं आता कि कितने स्टार्टअप हो गए हैं? इन्हें ये नजर नहीं आता कि रोड हर गांव तक पहुंच रही है? जो हमारा हाईवे है और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, दुनिया उसकी बात कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री का जो डेवलपमेंट है, कोविड के टाइम पे सब परेशान थे, पूरे विश्व परेशान था, लेकिन सिर्फ एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी थे जिन्होंने समय पे लॉकडाउन किया और सबसे पहले एक वो वैक्सीन तैयार की जिसके लिए पूरे देश ने हमारा गुणगान भी किया, हमसे मांगा, और उस समय जो लॉस की स्थिति थी किसी भी देश के लिए, वो हमने वैक्सीन जहां दे सकते थे हमने सहायता के तौर पे, और जहां हम देख सकते थे वहां पर हमने उसके बदले हमने पैसा तो ये तो इतनी चीजें होने के बावजूद भी रुचिका जी, इतनी जो अब बात आप गिना रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में भी है। और जिस दिन बीजेपी का संकल्प पत्र रिलीज हो रहा था, मैनिफेस्टो, मैं खुद वहां पर बीजेपी मुख्यालय में था मौजूद, और वहां पर बीजेपी के 10 साल के कामकाज जो आप लोगों ने किया वो आप लोगों ने गिनाए, जनता के बीच रखे, उसका एक बाकायदा वीडियो भी रिलीज किया गया। लेकिन इसके बावजूद ये ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले या फिर इस घुसपैठिए को आपके पैसे दे दिए जाएंगे, आपके मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे, क्या ये मुद्दे आपको लग रहा है कि इस बार के चुनाव में बहुत जरूरी है, 2024 के चुनाव में? देखिए, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एक बात कही है कि कांग्रेस राष्ट्रवादी
आर्थिक, सामाजिक, जाति की जनगणना सर्वे कराएगी। इसके माध्यम से कांग्रेस जातियों को, उपजातियों को, उनकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति का पता भी लगवाएगी। जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए कदम उठाएगी। लेकिन क्या वो सतत कदम उठाएगी? वेल्थ का सर्वे कराएगी। वेल्थ का सर्वे किस लिए कराएगी? जिन पूंजीपतियों की ये बात करते हैं, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। एक तो पहली बात, जिन पूंजीपतियों के लिए ये पीछे पड़े रहते हैं, उन्हीं पूंजीपतियों की वजह से देश का वेल्थ डेवलप होता है। तो पूंजीपतियों के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। और अगर वो पूंजीपति इतने ही बुरे हैं तो अपने अपने प्रदेशों में जहां पर इनकी खुद की सरकारें हैं, वहां पर उनके साथ मिलकर क्यों प्रोजेक्ट लेते हैं, क्यों उनके साथ काम करते हैं? वो नहीं करनी चाहिए। एक मिनट में यहाँ पर एक जगह भाषण में देते हैं कि हम इन पूंजीपतियों के खिलाफ काम करेंगे। उन्होंने ये क्यों कर दिया? भाजपा उनको सपोर्ट करती है, लेकिन 1 घंटे बाद उन्हीं के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं। तो ये डबल फेस तलबात नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप सभी की अगर वेल्थ सर्वे कराएंगे तो वेल्थ सर्वे कराने में सिर्फ पूंजीपतियों की बात नहीं है, देश के हर नागरिक की बात है। जी ठीक है। अगर आप समानांतर की बात करते हैं तो अपने राज्यों में क्यों नहीं कराते? कांग्रेस अपने राज्यों में करा ले। प्रेम कुमार जी इसका जवाब लूं, लेकिन दानिश कुरैशी कुछ कहना चाह रहे। दानिश कुरैशी, AIMIM चीफ असदुद्दीन साहब को सुन रहे थे, वो तो कहते कि भाई मोदी हिटलर है और मोदी जितना झूठ बोलने वाला कोई नेता उन्होंने नहीं देखा होगा। अब मुझे एक बात बताइए कि हिटलर और मुसोलिनी के टाइम में कोई उनके खिलाफ बोल सकता था क्या? इस सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद फिर आप वो तुष्टीकरण वाले सवाल पे जवाब दे दीजिएगा दानिश जी। उसके बाद अब्बास जी आपके पास आ रहा हूं। तो जी, अरे तो आज भी कहां बोल पा रहे हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, माधवी लता वाले मामले में इलेक्शन कमीशन तक बात पहुंची, उसका कोई रिएक्शन नहीं आया। अगर विपक्ष की बात की जाए तो मोदी जी के मामले में विपक्ष उसके पास पहुंचा, इलेक्शन कमीशन के खबर जो आ रही है उसके मुताबिक शायद मामला अदालत पहुंचेगा। लेकिन ये सारी चीजें तो आपके सामने है। आपको याद हो तो पश्चिम बंगाल में जब चुनाव थे, उसमें इलेक्शन कमीशन में क्या हलफनामा दिया था? याद नहीं है आपको कि देश के प्रधानमंत्री जब अगर उसका हनन कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, तो हम फिर कैसे उसको रोक पाएंगे? ये हलफनामा दिया था। अब मुझे ये बताइए, क्या मुसोलिनी बाकी रह गया? क्या हिटलर बाकी रह गया? बताइए तो। चंडीगढ़ में क्या बाकी रह गया? चंडीगढ़ आपके सामने नहीं है क्या? वो हिटलर और मुसोलिनी की याद नहीं दिलाते आपको? देश में लोकतंत्र नाफिज है, इसीलिए कहा उन्होंने कि देश में लोकतंत्र नाफिज है। और आप जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भाषा सही नहीं है। ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं की जा सकती। आप देश के मुसलमान बच्चों के लिए आप ये कह रहे हैं कि उनकी आबादी क्या है। अगर मैं पलट के उनके पूछ लूं कि भाई आप अपने पिता की 6 संतानों में से एक संतान है, तो फिर उनको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी 7 संतानों में से एक संतान है, तो क्या उनको अच्छा लगेगा? लेकिन दिक्कत क्या? अच्छा वो कौन है फिर? क्या वो मुसलमान थे? नहीं थे। तो दिक्कत उनकी ये है कि मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मॉरली भी हार चुकी है, हर तरीके से हार चुकी है। पहले फेज में ही मुझे लगता है कि वो सरेंडर हो चुके हैं। इसीलिए अब तक जितनी गारंटी की बात कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि मोदी जी को खुद की गारंटी पे भी अब भरोसा नहीं रहा कि शायद वो वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। नहीं, आप कह रहे कि मोदी जी को शायद यकीन ना हो। अब्बास हैदर कुछ कहना चाह रहे हो? सौरभ दुबे जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अब्बास हैदर जी, देखिए मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उद्योगपतियों पे बात करी कि हमारी सरकार या हमारी पार्टी उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं, ना हम उद्योग के खिलाफ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो MSME है हमारे देश का, जो सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार, एम्प्लॉयमेंट उत्पन्न कराता है, 12 करोड़ लोगों को रोजगार उत्पन्न कराता है, उसको चौपट करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आपने क्रोनी कैपिटलिज्म किया है। हमारा जो इस राज्य है, जो हमारे राज्य की जो नीति है, वो उद्योग के साथ साथ जो हमारी जो वर्क फोर्स है उसको भी मजबूत करने के लिए कहती है, लेकिन उसकी ओर कोई भी काम आपके द्वारा नहीं किया गया। और हमारा ये कहना है कि अगर 16 लाख करोड़ रुपए आप उद्योगपति मित्रों के माफ कर सकते हैं, तो हमारे देश के किसानों के आप कर्ज माफ क्यों नहीं कर सकते? MSME को मजबूत करने के लिए बीजेपी कहती है कि उन्होंने भाई 50 करोड़ जनधन खाते खुलवाए, लघु उद्योग के लिए जो मुद्रा लोन योजना है उसके तहत रेहड़ी पटरी वालों को लोन दिया गया। MSME को बूस्ट करने का काम किया। बीजेपी ये कहती है लगातार % लोगों के जीरो बैलेंस है अकाउंट में, उसमें पैसे कितने ये भी तो बता देना। क्या 15 लाख रुपए तो छोड़ दीजिए, उसमें जीरो बैलेंस, ज्यादातर जीरो है, मैक्सिमम जो परसेंटेज है बताएं।
ये भी बताएं कि इन्होंने जो लोन दिए हैं उनके पास क्या हुआ, कितना एमएसएमई देश में हुआ। 82,000 उद्योग सिर्फ एक वर्ष में उत्तर प्रदेश में बंद हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। बाकी तो आप छोड़ दीजिए, पूरे देश का आंकड़ा तो ये समय से देते नहीं है। इन्होंने पूर्ण रूप से एमएसएमई सेक्टर को चौपट करने का काम किया है कुछ उद्योगपति मित्रों के लिए। ये हमारी आपत्ति है। और हमारी आपत्ति है कि आपने देश की जो महत्वपूर्ण संपदा दी, देखिए जो रक्षा संपदा होती है देश की, जो स्ट्रेटेजिक चीजें होती है जैसे एयरपोर्ट है या रक्षा चीजें है, रेलवे है, वो हमारे देश की स्ट्रेटेजिकली अगर कभी कोई ऐसी स्थिति हो तो वहां पे उनकी आवश्यकता हो तो उनको भी आपने बेचने का काम किया। हम इसका विरोध करते हैं। ठीक है, आप नेशनल सिक्योरिटी की भी बात कर रहे हैं, बहुत बड़े आयाम पर लेकर, जबकि मैं आज अपीजमेंट में बात करना चाह रहा था। अब जी आपके पास वापस लौटूंगा। प्रेम कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रेम कुमार जी बताइए भाई, 35% जो लाभार्थी हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। बीजेपी ये क्लेम करती है कि भाई जो योजनाएं चलाई जा रही है उसमें 35% लाभार्थी मुसलमान कैटेगरी से आते हैं। तो इसमें तो सबका साथ सबका विकास वाली बात है, इसमें तो अपीजमेंट नहीं नजर आता है। लेकिन फिर चुनाव की इस दहलीज पर आखिर हिंदू मुसलमान की बात बार बार क्यों निकल के आती है? देखिए विवेक जी, इस देश में लोक कल्याणकारी कार्य पहली बार नहीं हो रहे हैं जी, हमेशा से होते रहे हैं। और उसकी प्रतिशत भी, चूंकि देश की ज्यादातर आबादी गरीब है तो गरीब लोगों के बीच में उनकी संख्या भी होती है और प्रोपोर्शनेटली धर्म में भी बटा होता है, जातिगत आधार पर भी वह कवर होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि लाभार्थी वर्ग को एक ऐसा वर्ग, सही मायने में मेरा मानना तो ये है कि लाभार्थी वर्ग तो वो लोग हैं जो 1% लोग जिनके पास 40% वेल्थ है। असल लाभार्थी तो 1% लोग हैं। गरीब लोगों को हम लाभार्थी बोलते हैं, जिनको 5 किलो राशन दे देते हैं वो लाभार्थी हो जाता है। लेकिन जिनकी बिना निरंकुश तरीके से दौलत बढ़ रही है, आखिर दौलत बढ़ने की भी तो एक लिमिटेशन होनी चाहिए ना, कि क्यों असीमित तरीके से दौलत बढ़ेगी। कोरोना काल में गरीब का हालत खराब है लेकिन उद्योगपतियों की दौलत कई गुना बढ़ रही है। प्रेम कुमार जी ऐसा कर लेते फिर, हमने देखी है, ऐसा कर लेते फिर कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां एक तरह का सर्वे हो जाता, फिर जिनकी दौलत ज्यादा है उनको स्क्रूटनी करके उसको फिर एक लेवल पर ले आया जाता, फिर ये उनका सर्वे करा सवाल लिया जाता। विवेक जी, कर्नाटक में करा सकते हैं, तेलंगाना में करा सकते हैं, हिमाचल में करा सकते हैं। उद्योगपति इन राज्यों में भी रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है बगैर उद्योगपतियों के ये राज्य चल रहे होंगे। यहाँ पर भी कैपिटलिस्ट होंगे, यहाँ पर भी बिजनेस करने वाले लोग होंगे, तो वहां पर क्यों सांप सूंघ जाता है? पहली बात। दूसरी बात ये कि सुनिए ना मेरी बात, एक और सवाल मैं पूछ रहा हूं। दूसरी बात ये कि जो बात बार बार आप लोग करते हैं कि भाई किसानों के लिए जो है वो एमएसपी की बात करते हैं, तो भाई एमएसपी स्टेट से शुरू कीजिए, सबसे पहले पंजाब में शुरू कीजिए, दिल्ली में शुरू कीजिए, इसके अलावा आप कर्नाटक में शुरू कीजिए, तेलंगाना में शुरू कीजिए, हिमाचल में शुरू कीजिए, केरल में शुरू करवा दीजिए, और जहां जहां इंडिया अलायंस की सरकार है वहां पर भी शुरू करवा दीजिए। तो ताली तो एक हाथ से नहीं बजेगी ना प्रेम कुमार जी, दोनों हाथ से ताली बजेगी। बताइए ना क्या कह रहे हैं आप। सुन लीजिए, प्रश्न आपका आ गया बहुत पहले ही। देखिए, उद्योगपतियों को लेकर के औद्योगिक नीति जो है, जिसका कि दुनिया के भी देशों से, दुनिया के भी कारोबार से और अपने यहाँ उद्योग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये जो सम्यक नीति होती है इसमें राष्ट्रीय नीति सबसे अहम होती है और जो स्टेट लेवल की नीति भी होती है उसका भी एक समन्वय होता है। दूसरी बात, कृषि में अगर आप देखिए तो कृषि दोनों विषय में आता है, केंद्र और स्टेट का, और ज्यादातर तो समझिए स्टेट ही फैसला लेती। लेकिन जब कृषि स्टेट का सब्जेक्ट था तो 3 कृषि कानून बनाया क्यों गया? इसका मतलब सेंटर ने माना कि हम बनाएंगे कानून और स्टेट्स को मानना पड़ेगा। तो इसीलिए जब प्रश्न का सवाल आए, मेरा सवाल प्रेम कुमार जी थोड़ा सा इससे हटके था, मेरे सवाल के करीब पहुंच गए। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो बात न्याय पत्र में की गई है, क्या उन बातों को कांग्रेस शासित राज्यों में इंप्लीमेंट किया गया है? बस इतना सा सवाल था। ये किया नहीं जा सकता ना, ये दोनों सरकारों को मिल करके ही हो सकता। औद्योगिक नीति केवल स्टेट की अपनी नहीं होगी ना, औद्योगिक नीति राष्ट्रीय भी होगी और स्टेट लेवल पर भी होगी। एमएसएमई को लेकर के स्टेट पर बनाया जाता है, वो फार्मूला बनाते हैं, नियम बनाते हैं, दोनों मिल करके। ऐसा नहीं कि एक स्टेट अलग से कोई नीति बना दे। और सौरभ दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में निवान जी आपके पास आ रहा हूं। सौरभ दुबे जी, ठीक है, सौरभ दुबे जी। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता
जब उनका आपने शुरू में इंट्रोडक्शन कराया तो उनका गलती से नाम कोई आपने खान ले दी, क्या था कुछ लिया उनका, तो उन्होंने उसको करेक्ट किया कि भैया मैं शर्मा हूं, मेरा नाम ये है। तो मैं यही बात कह रहा हूं कि जब हिंदू जो है बहुसंख्यक के नाम को जो है छुपाया जाता है, बदला जाता है, तो उसको अगर वापस सही करने का कार्य योगी सरकार और मोदी सरकार करती है तो उस पर इन लोगों को आपत्ति होती है। एक खास जोन, लुटियन जोन बनाया जाता है जिसके अंदर हुमायूं रोड, अकबर रोड, बाबर रोड, जहांगीर रोड, तुगलक रोड, ये ऐसे करके वीआईपी रोडें बनाई जाती है। तब इन तथाकथित सेकुलर लोगों को कोई आपत्ति नहीं होती है। एक खास बंगले को, प्रधानमंत्री कार्यालय को 7 RCR का नाम दिया जाता है, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, उनकी सरकार आती है, तो उसको लोक कल्याण मार्ग का नाम देती है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से लोगों के कल्याण के लिए काम हो। तो इन तथाकथित सेकुलर लोगों को आपत्ति होती है। अभी जिस कुमार से प्रेम कुमार जी किसान की बात कर रहे थे, भैया किसान कल्याण मंत्रालय लाने वाले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने ही तो इसको किसान कल्याण मंत्रालय का नाम दिया। तमाम ऐसी योजनाएं जो जनता के हित से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो महिलाओं को लेकर के हो, युवाओं को लेकर के हो, किसानों को ले जो है, मजदूरों को लेकर के हो, वो तमाम तरह की योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरातल तक पहुंचाने का कार्य नहीं किया, उसमें मॉनिटरिंग भी की है, और उसमें जितने अधिकारियों ने काम सही तरीके से नहीं किया उसके अंदर उस पर कार्रवाई की गई। जिस प्रकार से लोग ईडी की बात करते हैं, ईडी ने सबसे ज्यादा कार्रवाई अधिकारियों पर की है। 97% कार्रवाई अधिकारियों के ऊपर हुई है, 3% सिर्फ राजनेताओं पे हुई है। और इस बात की पूरी लिस्ट, इसकी जानकारी आप ऑनलाइन देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब भी बात की जाती है तथाकथित सेकुलर लोगों द्वारा जो है, वो तब एक ही बात कही जाती है कि भैया हिंदू हैं, लेकिन हिंदू हमको बहुसंख्यक के होने के नाते जो है हमको सिर्फ सेकुलर कहो, हिंदू कहोगे तो समस्या आ जाएगी। और मुस्लिम के लिए अगर बात करोगे तो वो बहुत अच्छी बात है, हालांकि वो मुस्लिम सशक्तिकरण ना होकर के मुस्लिम तुष्टिकरण तक वो योजनाएं आपकी सीमित रह जाएं। और आम आदमी पार्टी जो इनके जो है प्रवक्ता बैठे यहाँ पर, ये तमाम तरह से एक ही बात को रटे हुए, स्क्रिप्ट रटे हुए हैं। अभी तक ये नहीं बता पा रहे कि जनता के हित के लिए जो मुख्यमंत्री को, अरविंद केजरीवाल को जिस जनता ने चुना था, आज वो जेल में बैठ करके निवान शर्मा जी के पास आ रहा हूं जवाब लेने के लिए, उसके बाद मैं रुचिका अग्रवाल आपके पास आ रहा हूं, मांग रहे हैं, फिर दानिश जी आपके पास आऊंगा। निवान शर्मा जी देखिए, अभी राहुल दुबे जी ने नाम की बात करी थी, मैं इनको ये भी याद दिला दूं कि दिल्ली से थोड़ा दूर हरियाणा में एक नेम प्लेट लगाई गई थी आज से 9 साल पहले। 9 साल पहले उस नेम प्लेट में ये प्रधानमंत्री जी आके कह के गए थे कि यहाँ पर एम्स बनाया जाएगा। 9 साल लग गए इनको, वहां पर सिर्फ नेम प्लेट लगी हुई है एम्स की। आज 9 साल बाद उसका भूमि पूजन हुआ है। ये रियलिटी है इनके विकास की। इन्होंने क्या कहा, अभी बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे थे कि हमने टॉयलेट बनाए पूरे देश में। ये 5 स्टार बीजेपी के ऑफिस में बैठ के जो है लिस्ट जो जारी करते हैं, ये उस पर इसीलिए चुनाव नहीं लड़ पाते क्योंकि ग्राउंड लेवल पे कुछ है नहीं। टॉयलेट की जहां तक हकीकत है सर, मैं आपकी जानकारी के और दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि इनको हाई कोर्ट से 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा था। किस बात पर? इस बात पर कि सरकारी स्कूलों में टॉयलेट्स नहीं है, सरकारी स्कूलों में ना सुन लेते हैं निवान शर्मा क्या कह रहे हैं। अफवाह फैला रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं। मैं यही इनको बता रहा हूँ कि पूर्ण रूप से ये सुनने में इंटरेस्टेड है ही नहीं। हाई कोर्ट से 5 लाख रुपए का, हाई कोर्ट से 5 लाख रुपए का इनको जुर्माना लगा था। किस बात पे? कि टॉयलेट्स नहीं है, ना बॉयज स्कूल्स में है ना गर्ल्स स्कूल में। 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा। इनको कोर्ट ने कहा कि आप प्लानिंग मोड से बाहर निकलिए और एक्शन मोड में आइए। यही रीजन है कि ये अपने 5 स्टार ऑफिस में बैठ के जो है वो घोषणा पत्र जारी करते हैं, लेकिन जब चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं तो इधर उधर की बातें करते हैं क्योंकि इनके पास करने के लिए कुछ है नहीं। इन्होंने, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि इन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना, महिलाओं की बात करी, रिजर्वेशन की बात कर रहे थे आप। चुनाव से ठीक पहले ये रिजर्वेशन का जो है, एक सेकंड सौरभ दुबे जी, ऐसे नॉन स्टॉप बोलने से थोड़ी चलेगा। सुनिए ना पहले निवान जी क्या रहे हैं, सुन लेते हैं ना उनको। दिल्ली से पूछिए ना, दिल्ली में इनकी सरकार थी 10 साल से। ठीक है, उनका जवाब तो पूरा। सौरभ दुबे जी उनका जवाब पूरा होने दीजिए, फिर मैं पूछ लूंगा। निवान जी देखिए, जब आप सच्चाई जनता को बताएंगे तो कितने बौखला जाते हैं। ये 1 मिनट नहीं सुन सकते, बोलने नहीं दिया इन्होंने मुझे बिल्कुल भी। मैं आपको ये बता रहा था कि ठीक चुनाव से पहले ये रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं आज। जो रिजर्वेशन ये बिल, विमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आए हैं, वो कब ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट होगा? सच्चाई आप अभी भी जवाब नहीं दे रहे हैं, सच्चाई आपसे वो भी डेट नहीं है इनके पास। और जहां तक दिल्ली की बात है, देखिए आप पूंजीपतियों की बात कर रहे थे। पूंजीपतियों के साथ ये क्या कर रहे हैं? मैडम क्या कह रही है कि क्या पूंजीपतियों में कोई खराबी है? आप पूंजीपतियों के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि आप पूंजीपतियों के पास जो है वो ईडी भेजते हैं, पूंजीपतियों के यहाँ ईडी रेड मारती है, पूंजीपतियों को आप धमकाते हैं और अपनी पार्टी के लिए चंदा लेते हैं। उसके बदले में पूंजीपतियों से चंदा लेते हैं।
पूंजीपतियों से चंदा लेते हैं, उसके बदले में आप उनको टेंडर देते हैं, पूंजीपतियों से चंदा लेते हैं, उसके बदले में आप उनकी टैक्स लायबिलिटी माफ करते हैं। ये वो पार्टी है बीजेपी जो खुद चंदा लेती है उन पैसों का जो टैक्स के रूप में देश के खजाने में जाना चाहिए था। ठीक है, ये रुचिका इस लेवल पे अग्रवाल देश इसका के जवाब साथ देंगे, उसके गद्दारी बाद कर रहे दानिश हैं। कुरैशी आपकी बात आ रहा हूं। ये सब ठीक है। ये सब कर्म जो है इनके आज जनता के सामने है। ठीक है, रुचिका अग्रवाल को लेकर जी, रुचिका अग्रवाल जी। ये उस पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं जिनके आज सारे के सारे जो है नेता वो या तो जेल में है, भ्रष्टाचार के उनके पास ऊपर आरोप है, या फिर जो बाहर है उनके ऊपर भी आरोप है, और ये आपस में ही सारे आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। ये उस पार्टी के वो लोग बोल रहे हैं। ईमानदार लोग को आप जेल में डालेंगे मैडम, ईमानदार ईमानदार लोग जेल जाएंगे आपके रहते हुए। जितनी डेवलपमेंट हुई है, अगर आप सारे भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में आ जाएंगे और ईमानदार लोग जेल में जाएंगे। उसके बाद बात करिएगा। मैं विवेक जी, जो हमारा मेन मुद्दा है हम उसके ऊपर बात करती हूँ। संपत्ति के बंटवारे की यही तो मेन मुद्दा है मैडम, यही मेन मुद्दा है आज देश का। निवान जी सुन लेते हैं, रुचिका जी का पक्ष आने दीजिए, उनको सुन लेते हैं क्या कह रही हैं रुचिका जी। बुलवा लीजिए अगर ये भाषण दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इनके जो नेता है वो सारे जेल में है, इसलिए इन लोगों को भाषण देने का मौका मिल नहीं रहा। इनसे बुलवा लीजिए, इनको भाषण देना है तो। नहीं, आपका जवाब पूरा कीजिए आप। रुचिका अग्रवाल जी, आप अपना जवाब पूरा कीजिए। रुचिका जी देखिए, अभी जो घोषणा पत्र में इन्होंने से संपत्ति बंटवारे की जो बात करी थी, ये कहा गया था कि संपत्ति का बंटवारा किया जाएगा और वेल्थ सर्वे किया जाएगा। जितना भी इंडिया अलायंस है और कांग्रेस पार्टी है, इन्होंने जो मोदी जी की जो मेन स्पीच थी, स्पीच का जो मेन हिस्सा था, उसमें से अपने मतलब की चीज सुन के बौखला गए हैं। उन्होंने क्या बात कही थी? उन्होंने ये कहा था कि अगर वेल्थ सर्वे होता है तो वेल्थ सर्वे में सबकी प्रॉपर्टी, सबका वेल्थ सारा सामने आएगा। और मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था? मनमोहन सिंह जी ने ये कहा था कि इस देश की संपत्ति पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है। ये इन्हीं के प्रधानमंत्री, इंडिया अलायंस में ही कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने ये बात बोली थी। तो जब वेल्थ सर्वे किया जाएगा तो उसमें जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसे पहला हक किसका माना जाएगा? मुसलमानों का माना जाएगा। क्योंकि ये बात मोदी जी ने बोल दी है, ये लोग बौखला गए हैं और इन लोगों को अब समझ नहीं आ रहा है कि हमारी अपनी करी हुई बात हमारे ऊपर ही पलट में आ गई है और अब इसको कैसे संभालें, इसलिए बौखलाए हुए हैं। क्या मुसलमानों के साथ या रुचिका जी के साथ दानिश कुरैशी को लेकर आई स्क्रीन पे। रुचिका जी, लेकिन एक बात समझ नहीं आई। ये बात तो ठीक है रुचिका जी, आपको माइनॉरिटी मानते क्यों है? ये सेकंड हाईएस्ट मेजॉरिटी है यहाँ हमारे देश की, ये अपने आप को माइनॉरिटी मानते क्यों है? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। ठीक है, लेकिन बंटवारा किया जाता है, जिस तरीके का हर जगह बंटवारा किया जाता है, जहाँ जहाँ प्रदेशों में आते हैं, जहाँ इंडिया अलायंस की है, वहाँ पर हर जगह तुष्टीकरण का सामना किया करते हैं, सारा तुष्टीकरण किया जाता है। क्यों नहीं हिंदुओं को अपना राइट मिलता? संदेश खाली होता है, क्यों इनकी इंडिया अलायंस की संदेश खाली? रुचिका जी, एक बार भी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कहने वाली प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं गई संदेश खाली में बात करने के लिए? नहीं गई, क्योंकि वहां पर उनका तुष्टीकरण जो है वो खतरे में आ जाता। ममता दीदी को नहीं बोल सकती है कि हिंदू महिलाओं के साथ, हिंदू माताओं बहनियों नहीं, लेकिन 2023 के मामले, 2023 के मुस्लिम आरक्षण के कर्नाटक के मामले को अभी इलेक्शन कैंपेनिंग में उसका जिक्र करना, इसके बाद मुस्लिम अपीसमेंट की बात करना, उसके बाद संपत्ति लेकर उसके बंटवारे की बात मुसलमानों में करना, आपको क्या कांग्रेस गवर्नमेंट चाह नहीं रही है कि वहां पर तुष्टीकरण करा जाए और वहां पर बार बार कभी हाई कोर्ट से कभी सुप्रीम कोर्ट से वो रद्द किया जाता है। विधानसभा में बिल तक पास कर दिया था इन्होंने उस रिजर्वेशन बिल के लिए। क्यों कोशिश करते हैं? जब संविधान की बात करते हैं तो संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से मिलना चाहिए। लेकिन नहीं, ये लोग लेना चाहते हैं रिजर्वेशन और उस बात में कांग्रेस अड़ी हुई है सिर्फ किसी वोट बैंक की राजनीति के लिए, और इनके पास कोई और मुद्दा नहीं है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है। ठीक है, दानिश कुरैशी जी, इंडिया अलायंस की कोशिश ये है कि मुसलमानों के अपीजमेंट के जरिए मुसलमानों का वोट बैंक हासिल किया जा सके। देखिए, अभी सबसे पहले हमारी बहन ने एक बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छा लगा मुझे। उन्होंने ये कहा कि देश के अंदर में धर्म का आधार नहीं होना चाहिए, अपीजमेंट का पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, और जो है समानता के आधार पे होना चाहिए।
दिक्कत इनकी क्या है कि ये सारी समानता जो है यहाँ दिखा रहे हैं और सीए में असमान हकों की बात करते हैं। तो ये जो दोहरे मापदंड है ये सामने निकल के आते हैं। दूसरे नंबर की बात मैं आपको एक और बात देखिए, बीच में इंटरप्ट मत करिए। अरे मोहतरमा इंटरप्ट मत करिए, सुनिए। अरे मेरा मैं खत्म कर लूं फिर बोलिएगा। मैं खत्म कर लूं। विवेक एक करके रुचिका जी, एक करके रुचिका जी सुन लेते हैं दानिश कुरैशी क्या कह रहे हैं। दानिश कुरैशी, किसी सिख भाई को बोलते देखा? रुचिका जी एक सेकंड, रुचिका जी एक सेकंड, मुसलमानों को ही परेशानी क्यों है? ठीक है रुचिका जी एक सेकंड। दानिश कुरैशी जी, देखिए, संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ वो एक बर्बर असमान घटना है और उसकी निंदा करनी चाहिए। लेकिन संदेश खाली की इतनी चिंता है, अच्छी बात है, होनी ही चाहिए, महिलाओं की बात है। लेकिन यही मामले आपको नॉर्थ ईस्ट में हो रहे दंगों में नहीं दिखाई पड़े, वहां बहनों में नहीं दिखाई पड़े। दूसरे नंबर की बात, मैं खैर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, ना और किसी पार्टी का ना अलायंस में हूँ। लेकिन गृह मंत्री जी वहाँ पर रहे सुनिए तो, अरे मोहतरमा सुन तो लीजिए। आप अपने तरीके की तरह आप अपने रुचिका अग्रवाल जी एक सेकंड वेट कीजिए, दानिश कुरैशी को पूरा करने दीजिए। दानिश कुरैशी को स्क्रीन पे लेकर आइए मेरे साथ। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी जो बात कर रहे हैं, विपक्ष की बात कर रहे हैं कि आपके पहले जो प्रधानमंत्री थे यूपीए के, उन प्रधानमंत्री की बात करते हैं। चलिए, मैं कहता हूं कि छोड़िए उस वक्त के प्रधानमंत्री को, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही थी, अगर बात कर रहे हैं ये कि भाई मुसलमान जो है उनके गले का मंगल सूत्र छीन कर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, तो मुझे ये बताइए कि 15 लाख रुपए देने की बात आपके पहले के प्रधानमंत्री ने नहीं की थी। जो वर्तमान प्रधानमंत्री इन्होंने कही थी, 2 करोड़ रोजगार की बात आपके प्रधानमंत्री ने कही थी, पहले के प्रधानमंत्री ने नहीं कही थी। आपके प्रधानमंत्री ने कही थी कि आपकी बार महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान दिया जाएगा, आपकी बार किसानों को दोहरे इनकम का भरोसा दिला। क्या दानिश जी, सुनिए, ये तमाम चीजों का वायदा आपके पहले की सरकारों ने नहीं, वर्तमान सरकार ने किया था। तो ये जो दोहरे मापदंड और बोलने में क्या एमआईएम और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम अपीजमेंट कर रही है इस बार के चुनाव में, या इससे पहले करती रही है? देखिए विवेक, मैं आपको एक बात बोलूं, इस देश में सबसे बड़ी बदनसीबी जो है वो विपक्ष के, मैं तो विपक्ष से भी सवाल करता हूं। सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बैठे ही हैं, सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी के लोगों से उनसे पूछ लीजिए, प्रवक्ता बैठी हैं, कि इनके पास अगर 20 नाम हो मुसलमानों के, जो मेन जो बॉडी है उसमें, आप लाल संख्या छोड़ दीजिएगा, मेन बॉडी में कितने लोग हैं, 20 लोग अगर हैं तो नाम जान लीजिए। दूसरे नंबर पे, अरे सुनिए, दूसरे नंबर पे मुझे एक बात का ये बात जब बता दीजिए कि देश में मुसलमानों की परिस्थिति, मुसलमानों की परिस्थिति। दानिश कुरैशी को स्क्रीन पर लाइए प्लीज। दानिश कुरैशी और मैं बात कर रहे हैं, लाइए दानिश कुरैशी जी को। मैं ये पूछ रहा हूं कि सन 47 से लेके आज तक मुसलमानों को कौन सी दौलत मिल गई? क्या सियासी दौलत मिल गई? क्या सामाजिक दौलत मिल गई? कुछ भी नहीं मिला। उसके बावजूद भी सुबह से लेकर शाम तक भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगिनी संस्थाएं, इवन विपक्ष की भी है, कांग्रेस की भी बात की जाए तो कांग्रेस का रोल भी बाकी नहीं है इसमें। ये देखना पड़ेगा आपको। राहुल गांधी का एक बहुत, दानिश कुरैशी जी एक और सवाल मैं आपसे ले रहा हूं। राहुल गांधी का एक बहुत मशहूर बयान है और हर जगह वो कहते हैं इस बयान को, वो कहते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या ये अपीजमेंट नहीं है? अगर इस देश में 80% हिंदुओं की आबादी है तो 80% उनके फॉर्मूले के हिसाब से तमाम संसाधनों पर तो पहला हक हिंदुओं का होना चाहिए, जो बात वो कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर क्या आप सपोर्ट कर रहे हैं? मैं बताऊं, देखिए 20% आबादी की अगर आप बात करते हैं तो 550 एमएलए के अंदर में करीब 100 एमपी होने चाहिए। तो क्या पार्लियामेंट में है? मुझे ये बता दीजिए, ब्यूरोक्रेसी में है? मुझे ये बता दीजिए कि अफसरशाही बाबूशाही में कहां है? आप मुझे बता दीजिए आज की परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति मुसलमानों की जो है 2006 में सच्चर कमेटी का और उसके अलावा भी बहुत सारे कमीशन के आपको रिपोर्ट मिलेंगे। उसके बावजूद भी सुबह से लेकर शाम तक मोदी जी भी गरियाने का काम करते हैं और विपक्ष उसमें कहीं ना कहीं दबने की जो बात करता है। मेरा विरोध उससे है। मैं ये कहता हूं कि आप अपीजमेंट की बात छोड़ दीजिए, आप अपलिफ्टमेंट की बात करिए। आप अपलिफ्टमेंट की बात है और छुप जाते हैं, और वो जो है प्रेम कुमार जी के पास आ रहा हूं मैं। वो तो आपके सामने ही है, वो तो टिकट देने की बात तक नहीं करते। भाई प्रेम कुमार जी, इनका तो कहना है कि भाई सबने अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया और सबने अपने, और उसके लिए रिप्रेजेंटेशन कहीं कुछ है ही नहीं। अगर 20% की भी बात हो तो कहते हैं कि 80, 90, 100 में एमपीज तो होने चाहिए 543 में।
देखिए, यही तो दिक्कत है कि इस देश में चुनाव आते ही कोई मुसलमान बन जाता है, कोई हिंदू बन जाता है। अरे मतदाता बन करके वोट किया जाए, तो नहीं तो जैसे AIMIM है केवल मुसलमानों की बात करेंगी, तो फिर उसी तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी को केवल हिंदुओं की बात करनी है तो वो भी अपना नाम हिंदू जनता पार्टी रख ले। लेकिन हमने तो देखा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो या दिल्ली में जामिया में हो, वहां SC ST का रिजर्वेशन किसने खत्म किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो खत्म हुआ है, पहले किसी और में तो नहीं हुआ है। तो मुस्लिम अपीजमेंट तो मोदी की सरकार में भी हुआ है, और तभी वो पसमानदा मुसलमान की बात कर रहे हैं, उन्हीं सब आधारों पर कर रहे हैं। तो वोट लेने की, इसीलिए कभी वो मोहम्मद शमी के लिए एक अलग किस्म से भाषण नरेंद्र मोदी जी का होता है, और फिर अगले दिन फिर हिंदू मुसलमान के रूप में एक अलग किस्म से होता है, जिसमें मुसलमान घुसपैठिए हो जाते हैं, अधिक बच्चा पैदा करने वाले हो जाते हैं। तो ये चुनाव की भाषा है, चुनाव के समय में अतिरेक भी है, थोड़ा जरूरत से ज्यादा भी लोग बोल रहे हैं, इससे बचने की आवश्यकता है। वोटर बन के वोट करें। दानिश कुरैशी कुछ कहना चाह रहे हैं। दानिश कुरैशी जी, हाँ। देखिए विवेक जी, मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तो मुसलमानों के विरोध की राजनीति करती है, वो खुले तौर पे नजर आता है। लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि आर्टिकल 341 में पसमानदा मुसलमानों की आज जो बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, उस वक्त तो इनकी भगिनी संस्थाएं काम कर रही थी। मुसलमानों को उस रिजर्वेशन में से हटाने का काम कौन सी सरकार ने किया, ये बताइए, पूछ लीजिए प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी, जल्दी से रिएक्शन। प्रेम कुमार जी। नहीं, मैं समझ नहीं पाया कि कहां से रिजर्वेशन हटाने की बात बोल रहे हैं। आर्टिकल 341 की बात कर रहे हो। जो नोटिफिकेशन लगाया था जवाहरलाल नेहरू सरकार ने, उसकी बात कर रहा हूं मैं। हाँ, तो क्षमा कीजिए, मैं उस बारे में अनभिज्ञ हूं, अभी नहीं प्रतिक्रिया दे सकता। दानिश कुरैशी जी, उनका जवाब आ गया, कह रहे हैं इस बारे में वो अभी और स्टडी करेंगे। रुचिका अग्रवाल से मैं फाइनल आंसर ले रहा हूँ। रुचिका जी। विवेक जी, देखिए, अभी प्रेम कुमार जी बोल रहे थे कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। ये वो लोग बोल रहे हैं जो जाति जनगणना कराना चाहते हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम में नहीं, जातियों में भी बांटना चाहते हैं। ये बात ये लोग बोल रहे हैं। दानिश जी अभी बात कर रहे थे कि दानिश जी को तो तुष्टीकरण नजर नहीं आ रहा है जो इनकी जो ये लोग करते हैं। अभी आप ही लोग स्क्रीन पर दिखा रहे थे किस तरीके से अपीजमेंट के लिए ओवैसी जी ने 20 शॉप के आगे काटो करा। क्या वो चाहिए अपीजमेंट नहीं था? वो अपीजमेंट था, पूरा फुल प्रूफ अपीजमेंट था। जब ये खड़े होके ओवैसी जी कहते हैं स्टेज पे खड़े होके कि जब मोदी चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे तब तुम्हें कौन बचाएगा, क्या वो हेट स्पीच और वो तुष्टीकरण नहीं होता? वो तुष्टीकरण इनको नजर नहीं आता। जिस तरीके की बातें ओवैसी जी करते हैं या इनकी पार्टी के लोग करते हैं, वो तुष्टीकरण। ठीक है रुचिका जी, मुझे लगता है कि हर पार्टी अपने हिसाब से बयान दे रही है, और हर पार्टी को लग रहा है कि चुनाव की इस पूरे महासमर में अपनी रणनीति कैसे तय कर रही है, वो हर पार्टी अपने हिसाब से तय कर रही है। सबका हिसाब होगा। फिलहाल इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौट रहे हैं।